आज मैं सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करूंगी। यह सैंपल पेपर जिला द्वारा बच्चों की प्रैक्टिस के लिए जारी किया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। तो ये हम लोग जानते हैं कि यह जो है केवल संक्रामक है, इसलिए कि यह न स्वतुल्य हो सकता है और न सम्मित हो सकता है। स्वतुल्य में क्या होता है कि स्वयं से स्वयं आदमी छोटा हो नहीं सकता है। सम्मित में है कि अगर एक दूसरे से छोटा है तो दूसरा वह जो है पहले वाले से छोटा हो नहीं सकता है, इसलिए यह केवल संक्रामक होगा। दूसरा है ए बराबर दिया है 1 2 3 और बी बराबर दिया है 6 7 8। फंक्शन दिया है ए से बी में कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5। तो इसको ऐसे देखिए, ये एफ एक्स जो है ये दिया है एक्स प्लस 5। अगर एक्स बराबर 1 डालते हैं, एक्स बराबर 1 डालते हैं तो एफ 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 डालेंगे तो ये 6 हो जाएगा। एक्स बराबर 2 डालते हैं तो एफ 2 क्या हो जाएगा, 2 और 5, 2 और 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसी तरह अगर x बराबर 3 डालेंगे तो f3 क्या हो जाएगा, 3 तो 5 3 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देख रहे हैं सब एक से एक में यह है। तो यह जो है यह फंक्शन हमारा, अब देखिए यहाँ इंटू कह रहा है तो इंटू तो है नहीं। इंटू में क्या होता है कि एक रह जाता है, इसमें सबसे बना रहा है फंक्शन। तो यह जो है 1 1 हो जाएगा, यह 1 1 on 2 हो जाएगा, यानी यह जो है बी हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में संबंध एक्स वाई को पसंद करता है। देखिए रिलेशन एक्स वाई में पसंद करता है। तो अब पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे कहता है कि एक्स वाई को पसंद करता है, सम्मित में क्या है कि सम्मित में है कि एक्स बराबर वाई, यानी अब पसंद करता है तो एक्स अगर वाई को पसंद करता है तो इसमें दो तरह का सम्मित में क्या होता है कि x इज रिलेटेड टू y, तो यह इंप्लाइज करता है कि y इज रिलेटेड टू x। तो यह हमारा सम्मित का कंडीशन है। अब रही बात कि यहाँ पर कहता है कि x y को पसंद करता है, तो x y को पसंद करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि y x को पसंद करे। यहाँ क्रिटिकल कंडीशन है, यानी यह हो भी सकता है, मे बी पॉसिबल और नॉट। तो कहने का मतलब है कि x y को पसंद करता है तो y कोई जरूरी नहीं कि x को भी पसंद करे, इसलिए यह सम्मित हो नहीं सकता है। तुल्यता के लिए तीनों रिलेशन चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो तुल्यता हो नहीं सकता। हाँ, सकर्मक में यानी ट्रांजिटिव में ऐसा हो सकता है। ट्रांजिटिव में क्या है कि मान लेते हैं कि कोई दो चीज है 1 2, मान लीजिए कि यह जो है 1 2 है और इसके आगे कुछ नहीं है, तो यह जो है संक्रामक कहा जा सकता है। अगर यही 1 2 रहे और 2 1 रहे, 2 3 रहे, तब हम इसके लिए चेक करते हैं कि 1 2 और 2 3 है तो 1 3 का पेयर आना जरूरी है। लेकिन सिर्फ 1 2 रहे और इसका अगला जो है पेयर नहीं हो तो हम कहेंगे कि यह संक्रामक है। तो यह कंडीशन जो है यह संक्रामक के कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी यह जो है ट्रांजिटिव होगा। तीसरा क्वेश्चन ट्रांजिटिव होगा। चौथा कहता है, ये चौथा दिया है एफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू, देन एफ एक्स प्लस एफ 1 बाई एक्स बराबर व्हाट। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है लेकिन देखने में आप लोग को लग रहा है कैसे बनेगा, लेकिन यह बहुत ही इजी है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ये एफ एक्स, यहाँ पर देखिए एफ एक्स, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है। एफ एक्स चलते हैं, एफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये सॉल्व करना है। तो एफ एक्स दिया है एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू, यहाँ पर डालते हैं एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू, ये एफ एक्स दिया है। और प्लस एफ 1 बाई एक्स है, तो इसी पर हम पैटर्न पर चेंज करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यू और माइनस 1 बाई एक्स क्यू, ये हमारा होगा। चूंकि एफ एक्स इतना दिया है तो एफ 1 बाई एक्स, यानी जहाँ एक्स है वहाँ 1 बाई एक्स कर देंगे। तो यहाँ एक्स क्यू है तो यहाँ 1 बाई आ गया, फिर यहाँ 1 बाई एक्स क्यू है तो यहाँ 1 बाई एक्स क्यू हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यू और ये ऊपर जाएगा तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू, यानी ये कट गया, यानी 0। ऑप्शन में हम देखते हैं 0 ऑप्शन है हमारा, तो ये ऑप्शन ए है। 4 का आंसर ए हो गया। पांचवा कहता है, ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ये ऑपरेशन का चिन्ह है, ये संक्रिया है, इसको हम लोग ए स्टार पढ़ते हैं। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, ए टू द पावर बी, देन 2 स्टार 4। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन हो तो बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है सॉल्व करना इसको। ये ए स्टार बी है,
तो a पर पावर b, हम इस पर ध्यान देंगे कि ये कैसे सजाया है, इसी तरह इसको हम सजा देंगे। तो 2 स्टार 4, तो a स्टार b है तो a पर पावर b, तो 2 स्टार 4 है तो 2 पर पावर 4, यानी इसको हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ऑप्शन हमारा 16 है, ए है। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो ये तो फार्मूला ही है, हम लोग जानते हैं ये फार्मूला है हमारा π/2 होता है। तो एक 6 का आंसर हो गया π/2। 7 कहता है मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू कहता है साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो साइन अगर हम लोग जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं सी, इसका सी आंसर होगा, और नहीं तो निकालने का तरीका बता देते हैं। जैसे साइन ये जो दिया है साइन इनवर्स माइनस हाफ लिखते हैं इसको, ये है मान लेते हैं उसको y बराबर साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y बराबर माइनस हाफ हो जाएगा, और साइन में कितना का वैल्यू हाफ होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन में 30 का यानी π/6 का वैल्यू हाफ होता है। तो यहाँ ये चूंकि हो गया साइन y बराबर माइनस साइन π/6, इसलिए यहाँ से हम y निकालते हैं, साइन हट जाएगा, y बराबर तो है माइनस π/6, जो कि आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन 8 है, 8 tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये √3 होता है, ये फार्मूला ही है, आप लोग पढ़ चुके हैं इसको। क्वेश्चन 9 कहता है a बराबर है, देखिए a बराबर है 2 3 0 5, तो a21 एकदम इजी क्वेश्चन है। a21 का मतलब हुआ कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या है, दूसरी पंक्ति हमारा ये है, पहला स्तंभ ये हुआ, यानी यहाँ पर क्या है, पहला स्तंभ में ये स्थान 0 है, तो यह आंसर हमारा हो जाएगा 0। क्वेश्चन 10 है, a बराबर 0 5 7, तो कॉलम की संख्या दे, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसमें है कि कॉलम का संख्या है तो तुरंत घबराहट हो जाएगा, कॉलम इसमें है कहाँ, चूंकि यह एक रो है लेकिन कॉलम तो इसमें 3 है हमारा, 1 2 3 ऐसे 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 जो आता है यह कॉलम होता है। हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि इस तरह का होगा तो रो होगा और इस तरह का होगा तो कॉलम होगा। इसमें एक ही रो है लेकिन इसमें तीन है, 0 5 7 है, तो ये 3 कॉलम हुआ, तो इसमें कॉलम का संख्या हो गया 3, यानी ये इसका 10 का आंसर हो गया सी। 11 कहता है ABC, a बराबर दिया है ABC, तो इसका 80, देखिए ये ट्रांसपोज कह रहा है, ट्रांसपोज तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोज निकालने के लिए मैट्रिक्स का जो है रो कॉलम में बदल जाता है। तो ये पहला रो है, चूंकि एक ही रो है इसलिए रो ही कहेंगे ABC, तो यह कॉलम में बदल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 11 का सी हो गया। 12 कहता है a प्लस बी का ट्रांसपोज, जैसा कि हम लोग जानते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज होता है, ये हमारा फार्मूला ही है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज होगा, जो कि आंसर सी है। 13 है ab का ट्रांसपोज, तो ab का ट्रांसपोज होता है, ab का ट्रांसपोज जस्ट इसका उल्टा b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज होगा, यानी यह भी 13 का भी आंसर सी होगा। 14 ये डिटर्मिनेंट ऑफ ab, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ab यह जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ b, ये हो जाएगा आपका डी, डिटर्मिनेंट ऑफ ये डिटर्मिनेंट ऑफ ab डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ b, यानी इसमें ये प्रमेय ही आपका कि अवयवों के गुणनफल का सारणिक उनके सारणिकों के गुणनफल के समान होता है, तो ये प्रमेय ही है। ये 15 कहता है ए बी का इन्वर्स, तो ए बी का इन्वर्स जो है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स होता है, जस्ट उल्टा ए बी है तो बी ए हो जाएगा इन्वर्स के साथ अलग अलग, तो 15 का ये हो जाएगा सी। 16 है, ये डिटर्मिनेंट दिया है, इस तरह के क्वेश्चन को तो हम लोग मौखिक ही सॉल्व कर लेंगे। ये है 2 4 5 1, तो गुना करेंगे ऐसे 2 और -20, तो 2 में से 20 गया -18, तो 15 का हो जाएगा 16 है, 16 का हो गया ए। 17 कहता है, 17 को सॉल्व करते हैं। 17 कहता है x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है, तो 17 को देखिए, 17 को लिखते हैं, ये 17 है, इसको गुना करते चलते हैं तो ये हो जाएगा x² -36, ये 6 36 और 18 दूनी 36, ये हो गया 36 - 36, ये कैंसिल हो गया, इधर आ गया 0, यानी x², ये आ गया 36, देयरफॉर x हो जाएगा +- 36 का रूट
यानी इसको हम प्लस माइनस 6। इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो एकदम ध्यानपूर्वक बनाए और सॉल्व करके तब इसका जवाब दे। इसलिए कि जल्दी में क्या होता है कि बच्चे परीक्षा में, जैसे यहाँ पर अभी जो हम निकालें, बच्चे क्या करते हैं कि x² बराबर 36 आया तो देयरफॉर x बराबर 6 ऐसा कर देते हैं, जो कि करना गलत है। यहाँ प्लस माइनस चिन्ह के साथ आएगा। और जैसा कि हम बराबर बताते हैं कि ये ऑप्शन ऐसा रहता है कि अगर आप गलत सोचते हैं तभी वह आंसर मौजूद रहता है। देखिए यहाँ पर +6 है तो ये नहीं होगा, आंसर होगा प्लस माइनस 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन 18 है, ये 18 है, ए दिया है, ये मैट्रिक्स दिया है और डिटर्मिनेंट 3a निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले 3a निकाल लें। 3a तो 3 से गुना करते हुए लिखेंगे, 3 दूनी 6, ये 3a निकालना है तो 3 से इसमें गुना करते हुए लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट, तो इसको डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3a, तो ये हो जाएगा, ये भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा 6 - 3 9 6। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि कोई कॉलम से चाहे कोई हम पंक्ति से निकाल सकते हैं कॉमन, तो चूंकि दोनों पंक्ति या दोनों कॉलम से हमारा 3 निकल सकता है, तो यहाँ 3 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर 2 हो गया -1 और यहाँ पर हो गया 3 और ये 2, ये हो गया 3 × 9 और इसके बाद ये 2 - 1 और 3 2, ये 2 - 1 3, 2 - 1 3 और ये 3 है, हाँ 3 है, कलम से चल गया, ये 3 है, 3 और 2 है, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट ये आ गया, यानी 9 डिटर्मिनेंट ए हमारा ऑप्शन में है ए। तो क्वेश्चन 18 हो गया। क्वेश्चन 19 है, 1 2 3 4 में M11 क्या है, A11 का उपसारणिक होता है M11, तो इसको, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ समझने के लिए लिखते हैं, यहाँ इसको ऊपर करते हैं, यहाँ देखिए A11 क्या है, तो A11 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 19 में देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ 1 है, तो A11 1 हो गया। इसलिए हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर कह रहा है M11, तो M11 बराबर होता है M11 बराबर होता है A11 का उपसारणिक, ये उपसारणिक, तो A11 का उपसारणिक, तो A11 यहाँ पर 1 है तो इसको और इसको छोड़ते हैं, बचा 4, यानी ये हो गया 4, आंसर हमारा 4 हो गया, आंसर सी। क्वेश्चन 20 कहता है यदि y बराबर है साइन इनवर्स 2x/1 + x², तो dy/dx निकालना है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही करना इजी। इसमें x बराबर tan थीटा मान लेंगे, तो x बराबर tan थीटा मानते हैं, यहाँ से अगर थीटा निकाल लेते हैं तो ये हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा। इसमें पहले पुट कर लेते हैं, यह छोटा हो जाए तो डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी। तो ये है साइन इनवर्स 2, x की जगह पर tan थीटा डाल देते हैं, तो ये हो गया 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, ये साइन इनवर्स, और ये 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, ये हो जाता है sin 2 थीटा। फार्मूला में आ गया साइन इनवर्स sin 2 थीटा, ये बराबर हो गया 2 थीटा, और थीटा माना हुआ चीज़ है, ये tan इनवर्स के बराबर है, यानी 2 tan इनवर्स x। अब यानी y बराबर आ गया 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ से dy/dx निकाल लेंगे, dy/dx हो जाएगा 2 और tan इनवर्स x का जानते हैं 1 + x²। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन 20 का ए। 21 क्वेश्चन 21 है, ये है √x + √y बराबर √a, तो dy/dx, ये भी क्वेश्चन आसान है। dy/dx निकालना है, तो देखिए √x, ये है √x + √y है √a, dy/dx, तो √x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं 1/2 √x, फिर √y का हो जाएगा 1/2 √y, लेकिन y है इसलिए इसका फिर y का हो जाएगा dy/dx, √a कांस्टेंट है तो ये हो गया 0, हमें निकालना है dy/dx, तो यहाँ से 1/2 √y इंटू dy/dx करते हैं, तो इधर लाते हैं, ये हो जाएगा
1/2√x, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। dy/dx निकालना है, यानी इसको हमें निकाल लेना है। तो ये dy/dx हो गया, dy/dx हो जाएगा माइनस ये √y इधर जाएगा, यानी -√y/√x। ऐसे हो ऑप्शन चाहे ऐसे, एक ही है। तो -√y/x। ये क्वेश्चन बी 21 का देखें, -√y/x, ये ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 22, d ऑफ log x/dx। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग जानते ही हैं, फार्मूला ही है, log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 1/x। तो ये ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन हो गया बी। 23, क्वेश्चन 23 है d ऑफ √2/dx। तो √2 क्या है? √2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 24 है d ऑफ e⁻x+2/dx। तो e⁻x+2 इसका डिफरेंशिएशन जो है e⁻x+2 ही रह जाएगा। तो इसका आंसर हो गया, आंसर इसका ए हो जाएगा 24 का। 25, dy/dx बराबर दिया है x² + 2, तो d2y/dx²। देखिए d2y यानी डबल डिफरेंशिएशन, तो dy/dx तो दिया ही हुआ है, तो d2y यानी इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x सिर्फ रह जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, तो 2x, यानी आंसर हो गया 25 का ए। 26, d ऑफ -cot x। तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है, हम लोग जानते हैं कि -cos² होता है, और यहाँ माइनस पहले से है, यानी प्लस cos² हो जाएगा। तो ये 26 का आंसर हो जाएगा ए। 27, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो dx का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x होगा, और उसमें एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, तो x + c, यानी 27 का भी ये हो गया ए। 28, ये कहता है d ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ये log x होता है, तो log x + c होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 28 का हो गया बी। 29 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx। तो यह जो है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, तो tan इनवर्स x + c होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 29 का हो गया tan इनवर्स x + c, यहाँ पर c, इसका आंसर हो गया c 29 का। 30 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx। तो इसमें यह जो है ये भी हमारा फार्मूला ही है, यानी ये हो जाएगा x⁴n+1/n+1 + c। इंटीग्रेशन में हमेशा हम लोग ध्यान देंगे कि कांस्टेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वह आंसर नहीं होगा। जैसे यहाँ tan इनवर्स x + c था, और यहाँ ऑप्शन में tan इनवर्स x भी है। जल्दी में क्या होता है कि कांस्टेंट का ध्यान न रखकर बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी में गलत आंसर दे देते हैं, तो यह ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यानपूर्वक देखकर ही जवाब देना चाहिए। 31 है, 31 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx। तो sin 3x, अब sin 3x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि ये -cos 3x/3, लेकिन +c जरूर होगा इसमें, और इसमें क्या है -cos 3x/3, यानी ये है, लेकिन इसमें c नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इस एक चीज आप लोग हमेशा इसमें ध्यान रखें कि जब इनमें इस तरह का ऑप्शन हो और इनमें से कोई नहीं हो, तो आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं शब्द न होकर कोई दूसरा ही आंसर दिया हो, तो उस समय यह आंसर दिया जा सकता है ये। लेकिन जब इसमें आंसर है इनमें से कोई नहीं, तो +c नहीं है, तो यह आंसर जो है डी ही होगा, इनमें से कोई नहीं। 32, इंटीग्रेशन ऑफ sin² x + cos² x। तो sin² x + cos² x हम लोग जानते हैं ये फार्मूला है, यह 1 होता है, तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा, ये 1 हो गया, यानी यह हो गया dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x + c आंसर होना चाहिए। x + c देखें कहीं है, नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 33 क्वेश्चन नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴0 dx। तो x⁴0 का मतलब क्या हो गया 1। किसी भी राशि पर अगर 0 पावर है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो यानी यह हो गया dx। तो फिर dx का इंटीग्रेशन x + c फिर है, इसमें कहीं नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें भी, इनमें से कोई नहीं। 34,
ये 34 है, कहता है रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी जरूर होगा। यहाँ पर यह इंटीग्रेशन मौजूद है लेकिन प्लस सी इसमें नहीं है। प्लस सी नहीं है तो फिर वही चीज, अगर प्लस सी नहीं है तो आंसर हमको इनमें से कोई नहीं देना होगा। अगर इनमें से कोई नहीं की जगह पर अगर दूसरा ऑप्शन होता तो ये ऑप्शन दिया जा सकता था, लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ इनमें से कोई नहीं है तो ये होगा, डी ही होगा। 35 है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, लेकिन प्लस सी, यानी यहाँ जो है लगातार जो है डी ही आंसर जा रहा है। इसमें आप लोग ध्यान देंगे, यह जो है लगातार डी आंसर जा रहा है सिर्फ प्लस सी न जुटने के कारण। तो इस चीज को मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ इनमें से कोई नहीं की जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन हो तो आंसर हमेशा हम लोग e टू द पावर x ही देंगे। तो यहाँ हम आंसर इनमें से कोई नहीं देंगे, इसलिए कि प्लस सी नहीं है और यहाँ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं मौजूद है। 36 है इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये है डिफिनिट इंटीग्रल का लिमिट दे दिया है 1 to 2 दिया है। तो x dx है, यानी इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेट करेंगे तो x dx का x का हो जाएगा x² 2 और ये जो है लिमिट हो जाएगा 1 to 2, लिमिट डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 का, यहाँ x की जगह पर 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 4/2 माइनस यहाँ पर x की जगह पर 1 डालेंगे तो 1/2, यहाँ 4 - 1 यानी ये हो जाएगा 3/2 हम आंसर देखते हैं। 3/2 36 का ए है, तो 36 का ए आंसर हो गया। 37 है, 37 भी डिफिनिट से ही है, तो यह जो है इसको इंटीग्रेट करते चलते हैं डायरेक्ट हम। 3x² है ना, तो 3x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 3x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x³ प्लस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो 2x² 2 और 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा सीधे x, यहाँ पर लिमिट आ जाएगा, लिमिट है 0 to 1, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम इन लिमिट डाल देते हैं, x की जगह पर 1, पहले अपर लिमिट डालते हैं तो ये 1 का क्यू यानी 1, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ x है तो 1। ये लोअर लिमिट 0 है इसलिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये सब 0 हो जाएगा। 1 2 3 हमारा आंसर आया। आंसर ऑप्शन देखिए 3, तो ऑप्शन 3 सी में मौजूद है, ये सी है। क्वेश्चन नंबर 38 है x + 1 dx, यह भी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा x है तो x का हो जाएगा x² 2 और प्लस 1 का हो जाएगा x, लिमिट है -1 2 + 1। अब यहाँ पर पहले अपर लिमिट डालते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस इसमें डालते हैं तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, फिर इसको लोअर लिमिट को डालते हैं तो ये इसमें डालते हैं तो माइनस के साथ यहाँ माइनस, यहाँ पर ये गलती नहीं हो, इसको ध्यान दीजिएगा, -1 का स्क्वायर 2 और फिर -1, लोअर लिमिट डाल दिए। अब ये हो गया, ये गलती नहीं हो, ये कटिंग करते हैं इसको, फिर से इसको करते हैं, पहले इसको इसमें दोनों डाल देते हैं अलग अलग, क्योंकि समझने में आप लोग को दिक्कत होगा इसलिए हमको अलग करना पड़ा, -1 1। अब इसमें जो करते हैं ये हो गया 1 का, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1/2 और यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर -1 का स्क्वायर 2 प्लस, फिर इसको डालते हैं 1 माइनस और फिर यहाँ पर x की जगह पर -1। ये गलती नहीं हो इसके लिए ऐसे किया, यहाँ पर दिक्कत हो जाता समझने में, इसलिए इसको हम यहाँ लिखे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, यहाँ ये माइनस इसके कारण प्लस हो गया यानी -1, यहाँ पर +1 माइनस +1, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर आया 2। तो आंसर 2, 38 का आंसर हो गया 2, यानी ये बी है। 39 को कर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin 2x dx, ये भी डिफिनिट से ही है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो sin 2x है तो sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos 2x 2
और ये जो है लिमिट है 0 to π/4। यहाँ पर माइनस हाफ बाहर ले लेते हैं, माइनस हाफ हो गया। cos 2x है, माइनस हाफ बाहर ले आए, बचा यहाँ cos 2x 0 to π/4। लिमिट ले लेते हैं हाफ cos 2x, तो cos 2x की जगह पर डालेंगे π/4 माइनस cos 2x है, x के ऊपर 0 डालेंगे यानी cos 0, यहाँ कट गया, माइनस हाफ हो गया। cos π/2, cos π/2 हम लोग जानते हैं ये 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो ये बराबर हो जाएगा, ये तो 0 हो गया और माइनस हाफ और माइनस 1 यानी प्लस हाफ हो गया, प्लस हाफ आंसर इसका ऑप्शन है बी। 39 का आंसर हो गया बी। 40 क्वेश्चन 40 है, ये 40 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to √3 dx बाई 1 + x²। तो 1 + x² का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ये होता है tan इनवर्स x। डायरेक्ट इसको लिखते हैं tan इनवर्स x लिमिट 1 to √3। अब इसको लिमिट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 जानते हैं, tan इनवर्स यानी tan में π/3 का वैल्यू होता है √3, तो tan में π/3 का वैल्यू √3 हो गया, यानी यहाँ इसका वैल्यू लिखेंगे π/3 माइनस और ये π/4, ये हो गया π/4। सॉल्व करते हैं तो 4π और 3π यानी पाई और π/12 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ है π/12 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन क्या है इसका π/12, इसका ऑप्शन हो गया ए। 41 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 dx बाई 1/√x। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2 से ऊपर गुना भाग कर दीजिए, सबसे आसान चीज, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 2 से ऊपर गुना कीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, मान में कोई फर्क नहीं। 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर निकाल लेते हैं तो 1/4 ये हो गया dx बाई 2√x, और यह जो है 2√x यह जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाता है √x, सिर्फ √x। तो 1/4 इसका लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट ले लेंगे, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ पर रूट के अंदर 4 आएगा यानी डायरेक्ट लिखते हैं 2 और रूट के अंदर 1 आएगा यानी यहाँ 1, 2 में से 1 गया 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे यानी आंसर हो गया 2। तो 2 देखते हैं, ये 2 41 का 2 है बी में, तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन 42 है, यह इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई e⁻x प्लस e⁻−x। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई e⁻x प्लस e⁻−x, इसको पहले सॉल्व करते हैं ऐसे। dx e⁻x और ये -x है, इसको 1/e⁻x लिखेंगे, dx इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा तो e⁻2x प्लस 1/e⁻x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा e⁻x dx बाई e⁻2x प्लस 1, ये इतना हो गया। अब इसको हम मान लेंगे, इसको करेंगे पुट, e⁻x बराबर है t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, e⁻x dx बराबर हो जाएगा dt हो जाएगा, यहाँ पर मान डाल देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये यहाँ इतना की जगह पर dt हो जाएगा यानी dt, और यहाँ e⁻2x, तो e⁻x है t, 2x है तो यानी ये हो जाएगा t² प्लस 1, यानी इसको ऐसे सीधा लिखेंगे dt बाई 1 प्लस t², ये हो गया tan इनवर्स t माना हुआ चीज़ है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t है e⁻x, तो e⁻x प्लस c कांस्टेंट होगा, यहाँ पर देखें आंसर इसका ऑप्शन ए है, tan इनवर्स e⁻x प्लस c, तो इसका आंसर हो गया ए। 43 कहता है dy/dx प्लस y इज इक्वल टू c में ऑर्डर, तो ये ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर इसका यानी कोटि इसका क्या होगा, तो इसका कोटि चूंकि dy/dx यह एक बार डिफ्रेंशिएट है तो इसका कोटि हो गया 1। 43 का आंसर हो गया बी। 44 का हो गया, 44 का आता है डी क्यू बाई
d3y डी एक्स क्यू प्लस एक्स d2y डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, छूटा हुआ है ये डी एक्स स्क्वायर, प्लस dy डी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो डिग्री, इसका डिग्री पूछ रहा है, तो हम डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री यानी घात, इसमें डिग्री के लिए हम लोग हाईएस्ट डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। तो यानी 3 बार जो हाईएस्ट पर पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। तो यहाँ 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, यानी हाईएस्ट डिफ्रेंसिएशन इसका ये है, और इसका घात कितना है 1। तो इसका आंसर हो गया 44 का ए। 45 कहता है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो IF, तो IF हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है, इसका IF होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, यहाँ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह पर यहाँ क्या है 2 है, 2dy यानी इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा p dx होता है, p dx, यहाँ पर dx होगा y नहीं, तो इंटू ये हो जाएगा e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x आंसर ए है, यानी इसका आंसर हो गया ए। 45 का ए हो गया आंसर। 46 कहता है कि dy बाई डी, यहाँ पर देखिए उल्टा है, dx बाई dy है, dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो IF, तो इसका IF यहाँ पर जब y में हो तो यहाँ p dx लिखते हैं, और यहाँ पर x में है तो p dy लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ p dy, ये बराबर हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ p dy, इसका आंसर ही हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p dy, ये इसका आंसर 46 का हो जाएगा बी। 47 कह रहा है a डॉट बी। तो a डॉट बी हम लोग जानते हैं कि a डॉट बी क्या है, यह अदिश गुणनफल है, दो सदिश राशियों का ये अदिश गुणनफल है, तो ये अदिश राशि हो जाएगा 47 का a। 48 कह रहा है जब थीटा बराबर π/2 तो a डॉट बी। तो देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है a b कॉस थीटा। और यहाँ क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि थीटा π/2, तो थीटा π/2 हो यानी कॉस थीटा की जगह पर यहाँ पर π/2 डाल देंगे, तो π/2 डालेंगे तो कॉस π/2 क्या होगा 0, यानी पूरा पोर्शन 0, ये 0 हो गया। ऑप्शन में देखते हैं 0 48 का, ये 48 का हो गया सी। 49 आई डॉट आई 1 होता है, हम लोग जानते हैं 1 होता है आई डॉट आई, तो 49 का आंसर हो गया बी। 50 40 डिग्री, तो 40 डिग्री कह रहा है राशि है यानी सदिश है या अदिश है, क्या है, तो यह जो है हम लोग जानते हैं चूंकि 40 डिग्री है तो यह इसमें क्या है परिमाण है, दिशा नहीं है, तो यह जो है एक अदिश राशि हो गया 50 का। 51 है कार्य, तो कार्य भी एक अदिश राशि है, यह जो है फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, कार्य वर्ग क्या है एक अदिश राशि है, तो 51 का हो गया बी। 52 को करते हैं, कहता है कि बिंदु 0 0 0 तथा समतल ये दिया है कि बीच का लांबिक दूरी कौन सा है। तो लांबिक दूरी हम लोग जानते हैं कि जब 3 पॉइंट हो ए बी सी, यहाँ पर देखिए जब 3 पॉइंट हो ए बी सी और ये समतल दिया है 3x, ये आपका समतल दिया है 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें क्या करते हैं कि x y z की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, और इसके बटा में क्या करते हैं कि इस तीनों के कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। यहाँ ए बी सी की जगह पर यहाँ हमारे पास पॉइंट है 0 0 0, तो 0 0 0 है तो ये पुट करेंगे ए बी सी की जगह पर, a बराबर 0 b बराबर 0 c बराबर 0, तो ये पोर्शन 0 ये 0 ये 0, यानी यहाँ बचा -3। तो यहाँ पर लिखते हैं -3 बटा नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 का स्क्वायर यानी +16 और 12 का स्क्वायर यानी 144। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 बटा 16 9 25 और 144 और 25 169 हो जाएगा, √169 यानी -3 बटा 13 ऑप्शन है ये
52 का -3/13 ऑप्शन 52। तो ये जो है इसमें जो है चूंकि लांबिक दूरी कह रहा है तो दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, यहाँ पर मॉड होगा, मॉड का चिन्ह होगा, मॉड छूट गया है, ये मॉड होगा, यानी ये जब +3/13 इसका ऑप्शन आ गया सी, 52 का हो गया सी। 53 है cos थीटा बराबर, तो देखिए ऑप्शन में हम लोग जानते हैं कि दो रेखा L1 M1 और N1, L2 M2 और N2, ये डायरेक्शन कोफिशिएंट वाली दो रेखाओं के बीच का कोण अगर थीटा होता है तो वह हो जाता है L1 L2 + M1 M2 + N1 N2। इसका ऑप्शन सी होगा आंसर। 54 कहता है L² + M² + N², तो हम लोग जानते हैं यह जो है इसका वैल्यू 1 होता है, यह जो है फार्मूला ही है। 54 का हो गया ए। 55 कहता है P प्रोबेबिलिटी ऑफ F/F, तो देखिए इसको समझ, इसका तो आंसर हो जाएगा 1, लेकिन कैसे 1 आएगा तो इसको देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ F/F, इसको हम ऐसे फार्मूला से इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F/F/PF, तो F/F का हो गया PF हो जाएगा, और ये फिर PF, यानी यह हो गया 1, तो इसका आंसर हो गया 1। ये बी हो गया 55 का बी। 56 कहता है 56 है PA दिया है, PB दिया है, PB/A दिया है, तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है तो इसको देखिए ऐसे बनेगा, इसको PA इंटरसेक्शन B। तो PA इंटरसेक्शन B के लिए हम लोग क्या करते हैं कि P, चूंकि यहाँ PB/A दिया है तो फार्मूला PB/A ये बराबर हो जाएगा PB इंटरसेक्शन A = PA। अब PB इंटरसेक्शन A को हमें निकालना है ये, अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, A इंटरसेक्शन B है, B इंटरसेक्शन A है, तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B/PA। अब हमें ये निकालना है तो इसको यहाँ पर गुना करते हैं तिरछा, यानी PA इंटरसेक्शन B, तो ये हो जाएगा इसका इसके साथ हो जाएगा PB/A × PA। अब PB/A यहाँ पर दिया है 56 में, B/A दिया है 0.4, यानी यहाँ पर 0.4, और PA दिया है 0.8, 8 चौका 32, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.32, इसका सी आंसर है। 57 यदि PA बराबर है 1/2, PB बराबर 0, PA 1/2 है, PB 0 है, तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए PA/B, इसको पहले तोड़ते हैं, तो ये PA इंटरसेक्शन B/PB। अब यहाँ पर देखिए ये कहता है PB दिया है 0, यानी PA इंटरसेक्शन B/0, तो किसी भी चीज़ के नीचे अगर 0 आ जाता है तो हम लोग जानते हैं कि यह क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी अपरिभाषित है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये सी। 58 कहता है एक सिक्का को 6 बार उछाला जाता है तो 4 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत है। 58 में ये 6 बार उछाला जाता है, 4 शीर्ष, यानी हम जो 6 बार उछाले हैं उसमें 4 शीर्ष कितनी बार आ जाएगा, तो H 4 शीर्ष 6 बार उछाला गया है। अब इसमें क्या है कि इसमें कितना पॉसिबिलिटी बन सकता है 4 शीर्ष आने का, तो इसका एक तरीका है कि इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, यह 4 बार आ रहा है, यह 2 बार आ रहा है, यानी यह जो है फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4। पहले इसको निकाल लेते हैं सॉल्व करके, ये हो जाएगा 6 × 5 × यह फैक्टोरियल 4 कर देते हैं, और 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 खत्म हो गया, यहाँ 2 फैक्टोरियल है, यानी 6 × 5/2, 2 3 6, यानी ये आ गया 15, यानी 15 पॉसिबिलिटी है, यानी इसको हम
इसको फेर बदल करके 15 बार लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 15 टाइप से इसको हम सजा सकते हैं। तो ये जो है यह प्रोबेबिलिटी से इसको निकाला गया, इसको हम निकाल लिए। अब कहता है, यह कहता है 4 शीर्ष आने की प्रायिकता, इसको परमुटेशन से निकाला गया। और इसमें 4 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो इसको 4 शीर्ष चूंकि आना है। अब चूंकि एक सिक्का को 6 बार उछाला गया और हर उछाल में दो उसका पॉसिबिलिटी है, तो 6 बार उछाला गया। अब 2 पॉसिबिलिटी है, यानी एक टेल, या तो टेल आ सकता है चाहे हेड, तो 2 पॉसिबिलिटी बना, यानी 6 बार उछाले तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 1 2 3 4 5, एक बार और लिखेंगे 6। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा इसका, यानी टोटल हमारा आ गया यहाँ तो 15 आया, 15 और ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 64। तो इसका आंसर हो गया 64, 15/64, ये आंसर हो गया बी। 59 कहता है कि बिंदु 2 3 4 और 8 -3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक हम लोग जानते हैं 8 2 10, 8 2 10/2। इसको ऐसे निकालते हैं, 2 बिंदु है, ये है 2 3 4 और ये है 8 -3 और 8, तो 2 8 10, 10/2, 3 -3 यानी 0/2 और 4 8 12/2, यानी आ जाएगा 5 0 और 6 कट के 5 0 6, जो ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी है 59 का। और 60 है 2 समतलों, ये 2 समतल दिया है के बीच की दूरी, तो ये दोनों समतल के बीच की दूरी को निकालना है। तो एक प्लेन है 2x + 3y + 4z = 4 और दूसरा प्लेन है 4x + 6y + 8z = 12। तो इस प्लेन में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो फिर ये हो जाएगा 2x + 3y + 4z = 12। ये देखने में क्या है, ये दोनों एक ही है। इससे क्या पता चलता है कि यह दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल प्लेन है। तो जब 2 प्लेन पैरेलल हो तो हम लोग जानते हैं फार्मूला से d1 - d2 - d1 बाई √a² + b² + c²। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ ये d2 - d1 है, तो ये हो जाएगा, चूंकि 2 कॉमन निकाले हैं, ये 2 को इधर भेज देते हैं तो बराबर हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा 6 12, यानी ये हमारा हो जाएगा 2x + 3y + 4z = 6। तो अब इसको, ये हमारा हो जाएगा 4 - 6 बाई 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। ये मोड में होगा, क्योंकि दूरी जब भी निकालना हो तो मोड लेंगे इसको। ये हो जाएगा 2, मोड हटाते हैं 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 होगा, मोड है तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, तो 16 9 25 और 4 29 √29। तो इसका आंसर 2/√29, यानी इसका आंसर हो गया डी। तो ये 60 क्वेश्चन सैम्पल पेपर में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 60 को हम सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग इसे अच्छी तरह देख ले। इसके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।